एक बड़ी तस्वीर सामने ये निकल के आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये ऐलान कर दिया है। मोहन भागवत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये पत्र लिखा है। उनका कहना है कि पुराने कांग्रेसियों ने बीजेपी पर कब्जा कर लिया है। तो क्या कहा जाए कि संघ यहाँ पर हजम नहीं कर पा रहा है कांग्रेस के उन लोगों को जो खुद आकर के बीजेपी के अंदर उस रंग में रम गए हैं, या फिर उन्हें ये लग रहा है कि कल को कोई ऐसी बड़ी बगावत ना हो जाए कि पता लगा सारे कांग्रेसी अचानक से पलट गए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, या फिर इनकी प्रॉब्लम है कि संघ के पुराने लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है सत्ता में जो कि इस वक्त कांग्रेसी ले जा रहे हैं। विनीता, जहां कांग्रेस या दूसरे लोग गए हैं तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसमें भाजपा खुश रही है लगातार। केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 100 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो ना आरएसएस के हैं ना बीजेपी के हैं। इसलिए ये बात कहना तो आरएसएस का गले के नीचे नहीं उतरता। आरएसएस की आदत है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसमें अपनी मुहर लगा देती है कि आरएसएस ने काम किया इसलिए जिता दिया। दिल्ली में चुनाव हुआ और केजरीवाल ने बीजेपी को हरा दिया। आरएसएस का हेडक्वार्टर है बीजेपी दिल्ली में, लेकिन तब आरएसएस ने नहीं कहा कि आरएसएस वहां पर सरकार को क्यों नहीं बचा पाई। नागपुर का जो लोकल चुनाव होता है वो अक्सर बीजेपी हार जाती है। आरएसएस की वहां पर मूल पैदाइश है और वहां पर आरएसएस का मुख्य अपना मुख्यालय है। वहां पर भी आरएसएस जवाब नहीं देता कि वहां पर चुनाव कैसे हार जाते हैं। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो आरएसएस कहता हमने तो काम ही नहीं किया, हम दूसरे के लिए काम कर रहे थे। आरएसएस तो ये भी बताने की कोशिश करता है कि 1977 के बाद जब जनता पार्टी हारी और दोबारा इंदिरा गांधी लौट करके आई 1980 वाले चुनाव में, तो आरएसएस उसके ऊपर अपनी मुहर लगाने की कोशिश करता है कि 77 में भी आरएसएस ने जिताया और 80 में वो दरअसल जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हो गया था, इसलिए उसने इंदिरा गांधी को जिता दिया। तो इस तरह की बातें आरएसएस के, ये चालबाजियां आरएसएस के लोग ये करते रहते हैं। ये आरएसएस का तौर तरीका है। अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा, आपने उत्तराखंड में अभी सरकार में कई सारे मंत्रियों की भर्ती हुई है। वहां संभवतः 7 मंत्री कांग्रेसी हैं। आरएसएस ने आज तक उत्तराखंड के बारे में बयान तो नहीं दिया कि वहां पर 7 कांग्रेसी मंत्री क्यों है, जो संभवतः बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए थे और वहां बीजेपी की सरकार बनाने में मददगार साबित हुए। बहुत सारी जगहों पर सरकार ही कांग्रेस की वजह से बनी है। अगर कांग्रेस के लोग नहीं होते या बाहर से आए हुए लोग नहीं होते तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बन सकती। वहां उसमें उतना दम ही नहीं था, उनका वहां पर उतना आधार ही नहीं था। तो इसलिए विनीता, आरएसएस की इस बात में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा है कि वो वहां पर काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर कांग्रेस के लोग आ गए हैं। मुझे तो यही लगता है आरएसएस बौखलाई हुई भी है, आरएसएस पर हमले भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा अभी अमेरिका से उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसके जवाब में उसने यहाँ 200-300 बैन करने की वहां की सरकार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है बैन करने के लिए। वहां पर वहां के लोगों ने, नहीं रॉ तो एक अलग तरह की संस्था हो गई, लेकिन आरएसएस को बैन करने की एजेंसी वो अलग तरह की बात हो गई। वो तो जासूसी का उस पर आरोप लग सकता है, कुछ कार्रवाइयां करने का आरोप लग सकता है, कुछ हत्याओं को परेशानी भी लाजमी है क्योंकि रॉ के काम से अगर परेशान लेकिन हमारे लिए प्राउड है। लेकिन आरएसएस के सवाल पे मैं आपके चैनल पर कई बार जिक्र कर चुका हूं कि किस तरह आरएसएस को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में बेचैनी है। आरएसएस को खतरे के रूप में देख रहे हैं, नए आईएसआईएस टाइप के एक संगठन के रूप में इसको देख रहे हैं आरएसएस को, और इसलिए अमेरिका में उनको वहां की संस्था ने इनके ऊपर बैन लगाने के लिए कहा है। और बाकी तमाम देशों में भी आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और मैंने आपसे कहा था आपकी किसी चर्चा में कि आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पैसे के लेन देन, आरएसएस को जो फंडिंग होती है उस सब के बारे में जगह जगह जांच शुरू हो गई है। तो आरएसएस में एक बेचैनी है, इस सबसे आरएसएस बदनाम होती है। बीच में एक वो दक्षिण भारत या महाराष्ट्र का नौजवान जिसने एक बयान दिया आरएसएस में जो था, और उसने कहा मेरे साथ होमोसेक्सुअलिटी हुई और मेरे साथ कितना उत्पीड़न हुआ और कितनी बार मेरा इस्तेमाल किया गया, और उसको लेकर के जो बयान उसका सामने आया था और उस बयानों को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर जगह मिली थी। और आरएसएस के उस चेहरे को जिसके बारे में पहले छुपे छुपे तौर पर बात होती थी, उस चेहरे के बारे में पूरे सोशल मीडिया में एक बड़ी चर्चा छा गई थी। तो आरएसएस तरह तरह से बेचैन है। और दूसरी तरफ आरएसएस हमेशा बच बच के चलने की आदी है। वैसे भी ये संगठन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं तो इसको हिसाब नहीं देना पड़ता, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसको ऑडिट नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसको अपनी मेंबरशिप नहीं दिखानी पड़ती, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई आदमी कुछ भी करके आ जाए ये मुकरने के लिए इनके पास आधार रहता है कि हमारा आदमी वो नहीं है। गांधी की हत्या के बाद भी इन्होंने कहा कि वो हमारे आदमी नहीं है। और अभी भी जब कोई कहीं पकड़ा जाता दंगे कराता हुआ आदमी किसी प्रदेश में,
तो फिर मुकर जाते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन न करके इन्होंने एक जो रणनीति बना रखी है, जिसके खिलाफ निश्चित तौर पर कोई नई सरकार आने पर इनके खिलाफ कुछ न कुछ एक कड़ी कार्रवाई और कोई रास्ता सोचना पड़ेगा, वो इनका एक अपना बचाव का तरीका है। तो आरएसएस बौखलाई हुई है और इस असम के मामले को मैं गंभीरता से इनके नहीं लेता। मैं सिर्फ इस रूप में ले रहा हूं इस बात को कि वहां पर चूंकि चुनाव हारने जा रही है बीजेपी, इसलिए इससे पहले ही किनारा करना इन्होंने शुरू कर दिया है कि हम किनारे कर दें तो सीधे लेबल लग जाए कि चूंकि हमने साथ नहीं दिया इसलिए आरएसएस वहां पर बीजेपी हार गई और वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई या दूसरी सरकार बन गई। ये अपना चेहरा बचाए रखें, ये इनका तौर तरीका है। बाकी इसके अलावा इनमें कोई और बात नहीं है। जी विनीता। सर ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्योंकि इस वाले मैसेज के बाद, क्योंकि इसमें मोहन भागवत ने चिट्ठी लिखी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ये दबाव बना रहे हो कि मुख्यमंत्री इस बार उसकी बार्गेनिंग पहले शुरू हो गई हो, उसको लेकर के दबाव बना रहे हो इस तरह का आरएसएस अपनी बातें मनवाने के लिए? तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है ना कई बार से। कुछ भी कर सकते हैं। मोदी और मोहन भागवत दोनों एक है। मैं दोनों को कई बार मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं कि आरएसएस और बीजेपी को अलग करके नहीं देखता और मोदी और मोहन भागवत को मैं अलग करके नहीं देखता। इनकी चिट्ठियों का आदान प्रदान भी इनकी पेशबंदी का एक तरीका हो सकता है और चिट्ठियां ये लिखते रहे, उन चिट्ठियों पे क्या फर्क पड़ा। इसके पहले भी विभिन्न मुद्दों पर मोहन भागवत ने चिट्ठी लिखी या किसी मामले बताया गया इस मामले में बहुत नाराजगी है, अब मोदी हटाए जाने वाले हैं, अब मोदी 75 साल के हो गए, अब इनको हटाया जाने वाला है। फिर मोहन भागवत को हमने पलटते हुए देखा है। इसलिए मोहन भागवत की चिट्ठियों का और मोहन भागवत के बयानों का कोई अर्थ नहीं रह गया। एक कोई वक्त था जब आरएसएस के चीफ बहुत कम बोलते थे, आरएसएस के चीफ प्रेस से बात नहीं करते थे, भूले भटके 2 साल में कभी बात करते थे। आरएसएस के चीफ बहुत भूले भटके कभी बयान देते थे। आरएसएस के चीफ राजनीतिक मुद्दों पर बयान नहीं दिया करते थे और वो छुप करके पीछे से मदद किया करते थे भारतीय जनता पार्टी की। वो समय अलग था। लेकिन मोहन भागवत ने तो ये तो दिन रात प्रवक्ता की तरह बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से, और इनकी अब वो वैल्यू नहीं रही जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोदी या गुजराती दोनों इन्होंने मिलकर के सबको सुख सुविधा साधन उपलब्ध करा दिया है। देखा आपने कि 7 स्टार लेवल का 7 तारा 5 तारा होटल होते हैं। 7 तारा होटल पूरी दुनिया में इक्का दुक्का होता है, लेकिन 7 तारा इनकी बिल्डिंगें बन चुकी हैं यहाँ से लेकर नागपुर तक, और बहुत विशाल विशाल बिल्डिंगें बन चुकी हैं इनकी, जिसमें आरएसएस दफ्तर खुल गया, उसमें ऑडिटोरियम से लेकर अस्पताल तक सब खुल गया है। यहाँ तक कि बगल में एक मंदिर इसलिए तोड़ दिया गया कि इनके पास पार्किंग की जगह कम पड़ रही थी और 600-800 साल पुराना मंदिर उन्होंने तोड़ दिया और उसमें पूरी जो सुपारी मीडिया उसने चू तक नहीं बोला। कोई और सरकार होती और 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया होता तो पूरे देश में तूफान खड़ा कर देते, लेकिन कोई बिल्कुल पूरे देश में सन्नाटा और चुप्पी छाई रही और वहां की औरतें वहां चीखती चिल्लाती रोती रही, हम इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो आरएसएस का चेहरा बदल हो चुका है। मोदी ने इनको सब सुख सुविधा दे करके और जेट प्लस गृह मंत्री के बराबर वाली सुरक्षा दे करके इनको कैद कर लिया है, कब्जे में कर लिया है। अब ये लोग कुछ कहने की स्थिति में और डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है और नाराजगी व्यक्त करने की स्थिति में भी ये नहीं है। इसलिए इनकी नाराजगी का कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ पेशबंदी है कि असम में चुनाव हारने जा रहे हैं तो उसका ये अपने माथे पर नहीं लेना चाहते, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं थे इसलिए चुनाव हार गए। ये समाज में और आरएसएस के अपनी जो कार्यकर्ताओं की जमात है उसमें एक विश्वास कायम रखने के लिए पेशबंदी की गई है। जी विनीता। मतलब कुल मिला करके आसाम में संघ बीजेपी के खिलाफ जाएगा और प्रचार नहीं करेगा, ये अपने आप में ये कह रहे कि एक इंटरनल आप इंटरनली वहां किसी को पत्रकार को जानती हो तो उससे कह दीजिएगा जरा सर्वे कर लेगा। न ये खिलाफ जाएंगे और न ऐसा है कि प्रचार नहीं करेंगे। ये वहां पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे चुनाव जीत जाया जाए, और हार जाएंगे तो उसकी पेशबंदी उन्होंने करी ली है कि हमने काम नहीं किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।